जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रूसो पे। रूसो पढ़ने से पहले एक बात तो हम ये डिस्कस कर लें कि रूसो के बारे में अमूमन क्या क्या सवालात किए जाते हैं सीएसएस या पीएमएस के अंदर, और फिर ये कि ये क्या कितना एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है हमारे सिलेबस के अंदर और हमारी एग्ज़ाम की सेटिंग के अंदर। एक तो ये कि रूसो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितने कि हॉब्स और लॉक, क्योंकि अमूमन आता ये है कि इसका कंपैरिजन आ जाता है विद हॉब्स एंड लॉक। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता होता है। एक और जो इसका क्वेश्चन आता है वो उसी तरह से जिस तरह उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसकी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये तीसरा बंदा है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहते हैं। तो ये जो चीज़ है इसकी ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है सीएसएस और पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से, यानी सेकंड क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा जाता है। जो एक और इसका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो असल में इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर मेन चीज है, वो है जनरल विल का कॉन्सेप्ट, कि जनरल विल का कॉन्सेप्ट ऑफ रूसो बताएं। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके हवाले से रूसो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीन एंगल्स है असल में ये सीएसएस और पीएमएस को जब हम सामने रखते हैं तो तीन एंगल्स हमने इसको पढ़ना है जूड हार्मन की किताब से। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी इन तीन चीजों को फोकस कर रहा होगा। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि रूसो भी उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, एक तो हमने बात की सीएसएस पीएमएस के हवाले से, दूसरा एकेडमिकली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हॉब्स और लॉक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसकी भी थ्योरी जो है उसने आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स की वो वजह बना। और ना सिर्फ ये कि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स की वजह बना, बल्कि वो बहुत सारी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह बना, यानी इसकी जो रूसो की थ्योरी है। जैसे कि हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो थॉट है वो आने वाले रेवोल्यूशंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी, और खुसूसन फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जिसका ये बासी यानी जहां का ये रहने वाला सिटीजन ऑफ फ्रांस था चुके ये, तो वहां इसकी जो थ्योरी है उसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया। तो ये तो हम इसके इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहे थे। अच्छा, यहां पे एक मैंने कोटेशन लिखी हुई है, रूसो की है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। आपने ये बहुत ज्यादा कोटेशन सुन रखी है और बहुत ज्यादा एसेज भी इस पे आपने पढ़ रखे होंगे, बहुत ज्यादा एसेज इस पे अमूमन भी आ भी जाया करते हैं, सीएसएस के अंदर भी आते हैं, पीएमएस के अंदर भी आते हैं, और माजी के अंदर हमने देखा है कि लोग इस कोटेशन को बहुत ज्यादा कोट भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन आज इस कोटेशन को असल में हम जो है रूसो की थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि रूसो का इससे क्या मुराद है कि मैन इज बॉर्न फ्री, और कौन सी वो चेन्स हैं जिसमें वो हर तरफ जो है वो चेन्स में है। यूजुअली तो हम जब देखते हैं आज के मुआशरे के अंदर तो हमें देख के लगता है कि ना इंसाफी ये वो फलां, बिगर स्पेक्ट्रम में असल में रूसो इसी की बात कर रहा है, लेकिन इनहेरेंटली बारीकी से वो किस चीज की बात कर रहा है वो आज हम इसकी इस थ्योरी के अंदर, इस थॉट के अंदर देखेंगे। आपके सामने मैंने इसकी मुख्तलिफ जो है थ्योरी के जो वो पार्ट्स लिखे हुए हैं, थ्योरी के जो वो हिस्से दिए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जिस चीज़ से हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले अगेन हमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना होगा, हमें इसका पर्सपेक्टिव बनाना होगा। रूसो आखिर क्यों थ्योरी दे रहा है और रूसो के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो इस थ्योरी को देने पर मजबूर होता है। रूसो के लिए, हॉब्स और लॉक के लिए बड़ी मुख्तलिफ रीजंस थी। रूसो असल में जिस माशरे के अंदर जिंदा है वो एक साइंटिफिक रीजन का जमाना है। साइंटिफिक रीजन से क्या मुराद है, हमने माजी के अंदर मैकियावेली के अंदर भी इस पे बात की थी, एम्पिरिसिज्म पे बात की थी, हमने बात की थी कि किस तरह से अब कैपिटलिज्म आ रही थी, किस तरह से मिडिल क्लास क्रिएट हो रही थी, किस तरह से जो था वो एक नई जो है वो कमर्शियल क्लास, कॉर्पोरेट क्लास ग्रो कर रही थी शहरों के अंदर, अर्बनाइजेशन आ रही थी। तो ये हमने डेवलपमेंट्स पढ़ी थी। अब चूंकि रूसो जो है वो एक जदीद दुनिया के अंदर, उस वक्त की जदीद दुनिया का वो असल में सिटीजन था, और ये वो जमाना था जब असल में साइंस जो थी वो तरक्की कर रही थी। ये वो जमाना था कि जब इंसानी जिंदगी के अंदर, आम सादा जिंदगी के अंदर भी और पढ़ाई लिखाई की दुनिया के अंदर, नॉलेज के अंदर, एकेडमिक दुनिया के अंदर, यानी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों के अंदर, दरसगाहों में भी, तालीमी इदारों में भी असल में जो चीज़ जिस पे फोकस बहुत ज़्यादा किया जा रहा था या जिस पे किया जाना शुरू हो गया था वो साइंस थी। अब इस साइंस के आने से जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी थी या देखी हमने, उस अगर हम तारीख का मुताला करें तो वो ये थी कि उस साइंस की वजह से असल में बहुत ज़्यादा नई
दरियाफ्तें हुई, इन्वेंशंस हुई। उन इन्वेंशंस के थ्रू क्या हुआ? उन इन्वेंशंस के थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि इंसान का जो तरीका रोजगार था, यानी पैसे कमाने का जो तरीकेकार था, उसमें तब्दीली आ गई। वो पहले असल में ये हुआ करता था कि लोग एग्रीकल्चर से पैसे कमाते होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्बनाइजेशन आई। अर्बनाइजेशन क्यों आई? असल सवाल ये था, वो साइंस की वजह से आई। साइंस की वजह से कैसे आई? साइंस की वजह से इस तरह से आई कि नई जो दरियाफ्तें हुई, नई जो इन्वेंशंस हुई, इजादात हुई, उनकी वजह से नए नए टूल्स बनाए गए, नए आले बनाए गए। नए आले, मिसाल के तौर पर आप पहले रुई के जरिए कपड़ा बनाते थे तो वो खड्डियों पर बनाते थे, यानी जो पाँव पे चलने वाली होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस ने नई इन्वेंशन की, आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया, नई मशीन इजाद कर ली, तो वो जो अब कपड़ा था वो खड्डी की बजाय किसी अच्छी मशीन पे तैयार होना शुरू हो गया। अच्छी मशीन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ी, आपका एफिशिएंसी बढ़ने से आपका जो है वो, उससे मुराद क्या है? कम वक्त में ज्यादा चीज आपने बनाना शुरू कर दी। तो कम वक्त में जब आपने ज्यादा चीज बनाना शुरू की तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपने अब जो पहले कम मिकदार में आप चीज बनाते होते थे, बहुत ज्यादा वक्त के अंदर आप उसको सेल आउट ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो अब आप कम वक्त में ज्यादा चीज बना रहे हैं तो आप ज्यादा लोगों तक उस चीज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके अपने यूज से वो सरप्लस हो गया। तो वो यानी सरप्लस जो चीजें थी आपने उनको ज्यादा तादाद में बेचना शुरू कर दिया। ज्यादा तादाद को जब आपने बेचना शुरू किया तो असल में ये जो बेचने और खरीदने का काम है, इसमें प्रॉफिट का जो काम है, इसको हम आम जुबान के अंदर कैपिटलाइजेशन या कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमायादाराना इसको निजाम कहते हैं। तो ये सरमायादाराना निजाम की जो है वो बेसिस पड़ती है विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई दरियाफ्तों से। अब ये जो सरमायादाराना निजाम था जिसके अंदर असल में रूसो जिंदा था, कैपिटलिज्म का आगाज हो चुका था जिसके अंदर रूसो जिंदा था। अब उसे मसला क्या था? इस कैपिटलिज्म से, इस सरमायादाराना निजाम से वो असल में उस तरह खुल के, हम बाद में देखेंगे कि कार्ल मार्क्स उस पर खुल के बात करता है, और लोग अमूमन ये समझते हैं कि इस तरह की बात जो है वो सिर्फ कार्ल मार्क्स ने या उसका जो दोस्त था फ्रेडरिक एंजल्स उसने की थी। नहीं, रूसो उससे बहुत पहले कर गया हुआ था, ये बात तकरीबन 1 सदी पहले बात कर गया हुआ था। तो बात यह है कि रूसो ने ये जो सबसे पहला काम किया, इंपॉर्टेंट काम किया, वो ये किया कि साइंस के ऊपर उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, साइंस के ऊपर उसने बहुत ज्यादा तनकीद की। अब मामला ये था कि बाकी लोगों को, यानी हॉब्स और मैकियावली को ये मसला था कि लोग साइंस के ऊपर आके नहीं सोचते, ये साइंटिफिकली नहीं सोचते, और ये मसला था बहुत बड़ा मैकियावली के लिए, हॉब्स के लिए, या उससे पहले के फलसफियों के लिए। लेकिन रूसो को खुद साइंस से ही मसला था, साइंस की अप्रोच के साथ मसला था। साइंस की अप्रोच से उसे क्या मसला था, हम बाकी बहस की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बहस हो जाएगी, लेकिन हम इस हद तक सिर्फ महदूद रहते हैं कि उसको साइंस से ये मसला था कि साइंस असल में जिस तरह का उसने मुआशरा तश्कील दिया था वो इंतहाई ज्यादा मटीरियलिस्टिक जमाना मुआशरा था। वो सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिज्म पे फोकस कर रहा था, वो इंसान की इंटरनल गुड पे फोकस नहीं कर रहा था, वो इंसान के अंदर जो मौजूद जज्बे हैं, यानी कंपैशन, सिंपैथी, लोगों की भलाई, गुडनेस, ग्रेटर गुड, इस पे फोकस नहीं कर रहा था। सो इवेंचुअली व्हाट रूसो थॉट कि ये जो असल में इंसान नहीं कर रहा, ये असल में साइंस की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस ने इंसान को ये सबक दिया ना कि यही दुनिया है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, यहीं पे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया के अंदर क्या चीज है? मादी तरक्की, मटेरियल गेन्स, और वो मटेरियल गेन्स के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का जो है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस थिंग, वो कहता है कि ये वो एक इंपॉर्टेंट सीड है जिसकी वजह से मामला किस हद तक जा पहुंचा, एक नेक ब्रेकिंग कंपटीशन की तरफ जा पहुंचा। एक इंसान दूसरे इंसान को हत्ता के यानी नीचे दबाने पे तुला हुआ है, वो अपने मटेरियल गेन्स हासिल करने के लिए। वो कहता है कि साइंस ने असल में ये सारी की सारी गड़बड़ क्रिएट की है, और ये साइंस जो है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जूड हार्मन तो इसकी काफी डेप्थ में जाता है, किस तरह ये रोमांटिसिज्म का आगाज है। रोमांटिक एरा क्या कहलाता है? रोमांटिक एरा असल में कहलाता है कि आपने एक नज्म पढ़ी होगी बचपन के अंदर, डैफोडिल्स, ठीक है ना, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ये रोमांटिक असल में एक तरह से एज है जिसके अंदर अब इंसान जो है वो दोबारा जज्बों की तरफ वापस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पीछे वाली जो रूसो से पीछे वाली जो एज के थिंकर्स थे, राइटर्स थे, इवन लिटरेचर के अंदर, वो साइंस से मुतासर होकर लिख रहे थे। ये लोगों ने दोबारा आके इस चीज को समझा कि नहीं यार, ह्यूमन पैशंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए।
इसीलिए दोबारा प्यार पे बातें होना शुरू हो गई, दोबारा नेचर के ऊपर बातें होना शुरू हो गई, दोबारा जो आपके इवन बिल्डिंग के स्टाइल्स हैं उनके अंदर जो है वो एक और तरह की, यानी बिल्डिंग के अंदर उसको देखा गया कि बिल्डिंग जो है वो सिर्फ कोई भी एक इमारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है, वो एक आर्टिस्टिक पीस के तौर पे भी है। यानी उसके अंदर कोई कसीदाकारी की जाए, उसके अंदर कोई रोमांटिक पीसेस बनाए जाएं या ऐसी चीजें बनाई जाएं जिससे कोई आर्ट की झलक हो, जिससे कोई और चीजों की झलक भी हो, सिवाय इसके कि वो एक ईंटों की बनी हुई एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, साइंस तो सिर्फ इस चीज के साथ डील करती थी। ये वो एरा था जिसके अंदर रूसो था, और रूसो को इस चीज से मसला था कि साइंस ने इंसानों के अंदर असल में जो चीज दे दी हुई वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गेन हासिल करने का कंपटीशन दे दिया हुआ है। तो अब वो कहता है कि जो मुआशरा जिसके अंदर हम जिंदा हैं, ये चूंकि मटेरियल गेन्स हासिल करने की बेसिस पर मबनी है, तो इसके अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो भी असल में मटेरियल गेन्स को अचीव करने की पॉलिटिक्स चल रही है, और इसके अंदर एक शदीद किस्म की इनइक्वालिटी मौजूद है। वो जो शदीद किस्म की इनइक्वालिटी मौजूद है वो असल में किनकी फेवर के लिए है? वो उन लोगों की फेवर के लिए है जो कि जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। गरीबों की वो असल में इस्तेहसाल कर रही है। अगेन ये ज्यादा खुल के बातें मार्क्स ने की, पहली दफा ये बातें रूसो ने की। वो गरीब लोग जो है उनका इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो लोग, और जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो उन लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, और उस इस्तेहसाल की बेसिस पे पॉलिटिकली भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो रूसो को असल में सारे के सारे स्ट्रक्चर से मसला था, और वो ये समझता था कि अब दो ही तरीके हैं। कहता है कि वो हम जब आएंगे स्टेट ऑफ नेचर की तरफ तो वहां पे अब हम खुल के बात करेंगे। वो कहता है दो तरीके हैं, या तो ये कि हम स्टेट ऑफ नेचर की तरफ वापस चले जाएं, या दूसरा तरीका ये है कि वो जो लोग हैं उनके दरमियान एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नया इमरानी मुआहिदा होना चाहिए, ताकि ये जो बुराइयां हैं इस मुआशरे के अंदर, इनको वो कहता ठीक नहीं किया जा सकता। अब जिस नहज पे बुराइयां हो चुकी हैं, तो हमें उनको ठीक करने के लिए एक ही तरीका नजर आता है, और वो है नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विद इन द सेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि इस सेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये हुआ ही गलत बुनियादों पे है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि रूसो जो है उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। अच्छा, जो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो भी वहीं से शुरू होती है जहां से बाकी लोगों की शुरू होती है, यानी हॉब्स और लॉक की शुरू होती है। दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो क्या कहता है? स्टेट ऑफ नेचर को वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिवाइस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यूज कर रहा है, लफ्ज सोशल कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा है, बट इसका जो तरीकेकार है उसको इस्तेमाल करने का, दैट इज प्रिटी मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू फिलोसोफर्स हु आर हॉब्स एंड लॉक। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो क्या बात करता है? स्टेट ऑफ नेचर को वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को वो डिवाइड करता है प्री प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, और दूसरी को वो डिवाइड करता है पोस्ट प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। ठीक है ना? अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि मैंने ये इतनी बड़ी यहां पे ये कोटेशन लिख दी, इसकी रेलेवेंस क्या थी इस थ्योरी के साथ? वो यहां पे रेलेवेंस बनेगी किस तरह से? वो कहता है कि जो प्री प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर है ना, प्री प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर से क्या मुराद है? यानी वो कहता है कि रियासत के वजूद में आने से पहले, उसकी एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो हम एरा है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो इंसान रहा करते थे। एक तब का एरा है जब लोगों के पास अपनी जाती ओनरशिप की यानी किसी चीज की जाती ओनरशिप नहीं थी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं थी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन और एक दूसरा वो वक्त है जब लोगों के पास या उस एरा के अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को गेन करने का कॉन्सेप्ट जो है वो वजूद में आया। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों से क्या मसले हुए? वो कहता है पहला जो है जो एरा, जो जब लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर असल में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक चीज की पोजेशन, उसको हासिल करने का कॉन्सेप्ट, अपना बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब क्या मामला था? कहता तब फिजिकल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी, यानी कोई मोटा था, कोई पतला था, कोई फिजिकली ताकतवर था, कोई फिजिकली कमजोर था। लेकिन उससे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। लोग जो थे वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी के अंदर जिंदा थे। वजह यह है कि चाहे कोई माड़ा है चाहे कोई तगड़ा है, वो एक ओवरऑल उस सोशल फ्रेमवर्क के अंदर वो इक्वल कंसिडर किए जाते या इक्वल ही थे, क्योंकि चाहे कोई माड़ा है, अगर उसके पास कोई टूल है तो वो अपने से ज्यादा फिजिकली मजबूत शख्स को मार भी सकता है।
ठीक है, लिहाजा वो कहता है कि ये एक मारने की एहलियत भी इक्वालिटी क्रिएट करती है, इक्वल थ्रेट क्रिएट करती है फॉर बोथ द पर्संस। बट द थिंग इज कि वो उस जमाने के अंदर रहता हुआ इंसान जो फिजिकली इनइक्वल था या फिजिकली अनइक्वल था, वो असल में टिमिड और फियरफुल था। वो उसकी तरह, हॉब्स की तरह, वो ब्रूटिश, नास्टी और सैवेज नहीं था। वो क्या था? टिमिड एंड फियरफुल, कमजोर था, डरने वाला था। सारे एक दूसरे से डरते थे। एक उसमें भी है कि डर था, उसमें एग्रेशन है। इसके अंदर यह है कि ह्यूमन बीइंग्स एग्रेसिव नहीं थे, वो कमजोर लोग थे, कमजोर दिल के लोग थे। वो एक दूसरे को देख के खौफ खा के, आप यूं समझ लें कि घरों के अंदर दुबके रहते थे। ठीक है ना? दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज व्हाई वो ये कहता था कि उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन मौजूद थी, और यही तो वो वजह थी जिसने लोगों को, वो कहता है कि कमजोर बनाया हुआ था। ठीक है, चाहे कोई तगड़ा भी था लेकिन उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन मौजूद था, और उस वजह से वो एक कमजोर था, फिजिकली मजबूत होने की वजह से भी, शख्स के बावजूद भी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल ये जो एक सेंस प्रिवेल कर रही है टिमिडनेस की, फियरफुलनेस की और फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन की, इट लेड टू अ स्टेट ऑफ पीस। अब बात यह है कि इसने दोनों की एक्यूमुलेशन की है, हॉब्स और लॉक की, क्योंकि हॉब्स आपको याद हो कहता था कि ये स्टेट ऑफ वो थी, इसके अंदर लोगों के अंदर सेल्फ प्रेजर्वेशन का एलिमेंट था, लॉक के मुताबिक सेल्फ प्रेजर्वेशन का एलिमेंट नहीं था। अच्छा, वो कहता सेल्फ प्रेजर्वेशन का एलिमेंट था, और सेल्फ प्रेजर्वेशन के साथ साथ इंसान सैवेज था, ब्रूटिश था, इसने उसकी सेल्फ प्रेजर्वेशन उठाई। ठीक है, अब दूसरी बात इसने जो इंक्लूड अपनी की नई, वो थी कि टिमिड और फियरफुल था। अब लॉक कहता है कि वो एक यानी हॉब्स ने कहा एक सेंस ऑफ वॉर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन लॉक ये कहता है कि वॉर नहीं थी, पीस की कंडीशन थी। अब इसने पीस को यहां पे लेके आ गया, बट ही गेव अ वेरी डिफरेंट रीजन फॉर द पीस। अकॉर्डिंग टू लॉक, रीजन ऑफ द पीस वॉज कि इंसान इंटेलेक्चुअली यानी रैशनल बीइंग था। इसके मुताबिक इंसान रैशनल बीइंग नहीं था। इसके मुताबिक ये था कि चूंकि वो इस हद तक, चलो हम मान लेते हैं कि रैशनल बीइंग था, कि उसको ये पता था कि अपने आप को महफूज बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। लॉक के मुताबिक तो वो बड़ा सियाना था, इसके मुताबिक बड़ा सियाना सुना नहीं था, उसको खौफ था जिसने असल में एक रिलेटिव पीस मेंटेन किया हुआ था। अच्छा, अब एक और चीज जो थी वो क्या थी? वो ये था कि इंसान के अंदर एक पैशन यानी सिंपैथी का एलिमेंट मौजूद था, एक ख्वाहिशात का एलिमेंट मौजूद था, यानी जज्बे, ह्यूमन पैशंस एग्जिस्ट करते थे। नाउ ही इज द वन हु टॉक्स अबाउट, बाकी पिछले दो ने इसके ऊपर बात नहीं की, ही इज द वन हु टॉक्स अबाउट ह्यूमन पैशंस, ह्यूमन आप कह लें डिजायर्स। ठीक है ना, वो पिछले वाले नहीं बात करते थे। वो कहता है कि ये जो ह्यूमन पैशंस थे ना, ये ह्यूमन डिजायर्स जो थी, इन्होंने असल में जिस चीज को क्रिएट किया वो एम्बिशन को क्रिएट किया, ख्वाहिशात को, नई ख्वाहिशात को क्रिएट किया, एवरेस को क्रिएट किया, लालच को क्रिएट किया। नाउ दिस एवरेस एंड द सेंस ऑफ एम्बिशन, वो किस चीज को लेके आई? वो इंसान के अंदर असल में एक सेंस ऑफ ओनरशिप, यानी एक ख्वाहिश लेके आई कि हमारी ओनरशिप में कोई चीज होनी चाहिए, हमें कोई चीज ओन करनी चाहिए। सो दैट्स how the concept of ownership of property came into being, and that was the moment जहां से फिर लोगों के अंदर एक state of political inequality जो है वो, या हम इसको political भी नहीं कहेंगे, हम इसको social कहेंगे, एक स्टेट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जो है वो प्रिवेल करना शुरू कर दी। इससे क्या मुराद है? इसमें और इसमें क्या फर्क है फिजिकल इनइक्वालिटी में? देखें, दो सिचुएशंस हैं। एक ये है कि एक शख्स आपके सामने खड़ा है, वो सिर्फ फिजिकली मजबूत है, आप उससे कमजोर हैं, ठीक है, बट आप चूंकि आप सीएसएस और पीएमएस के अब कंटेस्टेंट्स हैं, तो आपको ये ज्यादा मिसाल समझ में आएगी कि बावजूद इसके कि आप एक कमजोर से शख्स हैं, दुबले पतले से शख्स हैं, और आप किसी बड़े तगड़े शख्स के सामने खड़े हैं। अब अगर हम प्री प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जाएंगे तो वो जो वो तगड़ा बंदा है ना, वो असल में भारी है, वो यानी तगड़ा इन सेंस कि फिजिकली जो तगड़ा है वो भारी है उस कमजोर शख्स पे जो अपेरेंटली फिजिकली कमजोर है। बट व्हेन देयर इज सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब क्या सूरत हाल होगी? नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन कि आप दुबले पतले हैं, दूसरा शख्स वही है जो कि बहुत मजबूत दिखता है, जो बहुत वो है, बल्कि है और मस्कुलर है। आप एएसपी हैं या एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या आप एएसपी हैं,
ठीक है, अब आप उसके सामने खड़े हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। नाउ ट्राई टू रिवर्स या रीइमेजिन दिस सिचुएशन। अब कौन ज्यादा तगड़ा है भाई? वो शख्स जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम कद का है, मस्कुलर है, उसके पास पैसे शैसे नहीं है, कपड़े उसने बस मामूली से पहने हुए हैं, और वो उसके पास रहने को घर भी नहीं है। अब वो ज्यादा तगड़ा है या आप वहां पे खड़े हुए शख्स इन यूनिफॉर्म ज्यादा तगड़े हैं, बेशक आपके पास कोई फोर्स भी नहीं है? ऑब्वियसली आप ज्यादा तगड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब हम जो चीजों को, हमारा जो यार्डस्टिक बन गई हुई है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बन गया हुआ है। नाउ फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सन who is wearing uniform or who is having some state power, that person is always going to be very powerful than the person who is just physically strong। ठीक है ना? अब वो क्या मामला कहता है ये जो सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हुई कि इसमें एएसपी जो है, एसी जो है, या वो पैसे वाला शख्स जो उसके सामने खड़ा है वो ज्यादा मजबूत हो गया, और वो जो दूसरा शख्स है बावजूद भारी भरकम होने के उसकी हिम्मत नहीं कि वो उसको हाथ लगा जाए। वो कहता है ये मसला हुआ प्रॉपर्टी की वजह से। कहता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप की वजह से हुआ मामला। अब जिनके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी ना, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम यानी सोशल ऑर्डर जनरेट किया अपनी उसको कह सकते हैं कि फेवर का, कि वो उन लोगों को डोमिनेट करना शुरू हो गए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, अब वो कहता है इवन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ये जो एक सेंस थी ना कि हमने उनको नीचे दबा के रखना है, और वो जो नीचे दबे हुए थे उनमें ये सेंस थी कि हाँ यही हमारे आका हैं, यही हमारे मौला हैं, यही हमारे कह लें कि सब कुछ हैं। That was the moment कि वो कहता है कि यहां पे एक पॉलिटिकल सोसाइटी की क्रिएशन हो चुकी थी इवन दो कि स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है,